मानहानि के एक्सेप्शंस पर बात होनी है। कोई विशेष बात इनमें कही नहीं गई, सामान्य सी बातें हैं जो आपको जानकारी में रहती हैं। केवल इतना देखना है कि कभी कभी सत्य बात कहना भी व्यक्ति का मानहानिकारक कथन माना जा सकता है, क्योंकि जो अपवाद एक है वो सत्य बात कहने का जो सुविधा है वो तो आपको दे रहा है, लेकिन फिर भी कुछ शर्तें आप पर लगा रहा है। क्योंकि नियम यह भी है कि जो कड़वा सत्य वो मत बोलिए। कानून समाज के विनियमन हेतु बना है। कानून निरपेक्ष सत्य नहीं है। निरपेक्ष सत्य मीनिंग देयर बाय जो जैसा है, और जैसा है वो हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते। आप कितनी भी कोशिश करो, जो कुछ हो रहा है वो आप व्यक्त नहीं कर सकते। जितने सत्य आपने जाने हैं वो सब सापेक्ष हैं। सापेक्ष मीनिंग देयर बाय जैसे आपको अनुभव हुए, यानी सत्य जो अभिव्यक्त कर रहा है उसे सत्य का अनुभव जैसा है वैसा उसने बोला है, ठीक है। और जिनके सामने बोला है उनको ध्यान में रखकर बोला है, तो वो संपूर्ण रूप से सत्य है। ये कहा ही नहीं जा सकता। इसीलिए कांट कहता है कि अगर कानून सही अर्थों में निर्मित किया जाए तो जो अंतर जगत है उसकी जो मांग है उसके मुताबिक निर्मित होना चाहिए। क्योंकि बाहर जो कुछ दिख रहा है वो तो आपको दिख रहा है, और जो कुछ आपको दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो जैसा आपको दिख रहा है। कई बार आपसे कहा कि जो चीज आपको सुंदर दिख रही दूसरे को असुंदर दिख रही, तो ये अनुभूति है जो सबकी भिन्न है। और सत्य ये गूंगे का गुण है। ये कोई ऐसा नहीं कि गूंगा ही उसका स्वाद नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। अगर आपसे कहा जाए कि ठीक गुड़ कैसा है इसका स्वाद बताइए, तो बता आप भी नहीं सकते। ये तो सिर्फ आपकी श्रेष्ठता का जो भाव आप में रहता है कि आप खुद को कभी गलत मानने को तैयारी नहीं होते, उसके कारण आपने कह दिया कि गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं जानता। ठीक है, या गूंगा गुड़ के स्वाद को जानता तो है लेकिन बता नहीं सकता। आप भी नहीं बता सकते। आप भी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि मीठा है, और जरा अपने अंदर परीक्षण कीजिए कि गुड़ का जो स्वाद है क्या उसके संबंध में इतना कह देना पर्याप्त कि वो मीठा है? इतना कहना तो कतई पर्याप्त नहीं, लेकिन इससे ज्यादा आप कह ही नहीं सकते। इसका मतलब सत्य निरपेक्ष है। जो कुछ अभिव्यक्त हुआ वो आपका सत्य है। इसे दुनिया में जिन्होंने सत्य जाना वो उसे कह नहीं पाए। संपूर्ण सत्य कोई नहीं कह सका। उसके लिए तो उन्होंने कहा कि साधना करो और हमारे जैसे हो जाओ। जब हमारे जैसे हो जाओगे तो हमारी जैसी स्थिति को प्राप्त कर लोगे। जैसे हम कुछ नहीं कह पा रहे वैसे तुम भी कुछ नहीं कह पाओगे, लेकिन तुम प्रवृत्त हो जाओ उस ओर। सिर्फ इसलिए उन्होंने आंशिक सत्य उद्घाटित किए, और इसलिए सत्य जैसे ही कहा जाएगा वो असत्य हो जाएगा। सत्य कहा ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, क्योंकि सत्य निरपेक्ष है। और सत्य कोई ईश्वर का, इसलिए ईश्वर निरपेक्ष है, वो सापेक्ष नहीं है। सापेक्ष का मतलब माध्यम जिसके आधार पर आप चीज को देख रहे हैं वो सापेक्ष कहा जाता है। और निरपेक्ष कुछ नहीं, जो शुद्ध स्वरूप है चीज का उसको देखना। तो सत्य अगर कड़वा है तो समाज के विनियमन हेतु ये जरूरी है कि समाज में कड़वे सत्य न बोले जाए।
आवश्यकता नहीं है। समाज के विनियमन हेतु जो नियम बनाए जाते हैं वे नियम समाज पर ही लागू है और वे नियम सर्वोत्कृष्ट है, ऐसा भाव आप में कभी नहीं आना चाहिए। वे मूर्ख हैं जो ये मानते हैं कि समाज के विनियमन हेतु बने हुए नियम सर्वोत्कृष्ट। इसलिए उन बेवकूफों की बातों में मत पड़िए जो कानूनी समाज का निर्माण करना चाहते हैं। वो समाज कभी अच्छा समाज नहीं हो सकता जहां कानूनों की जरूरत हो और कानूनों के निर्माण पर और कानून के पालन पर जोर दिया जाता है। कानून के पालन पर जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब कानून की जरूरत है, और कानून की जरूरत है इसका मतलब बदतमीज लोग। तो जो कुछ समाज के विनियमन हेतु बना हुआ है वो सर्वोत्कृष्ट है, इस पर कभी भी विश्वास मत करिए। और इसीलिए मानहानि का अपवाद संख्या 1 सबसे पहले कहता है किसी ऐसे बात का लांछन लगाना जो किसी व्यक्ति के संबंध में सत्य हो। मानहानि नहीं है, अब शर्त लगा रहा है, अशर्त नहीं है ये बात। इतना ही नहीं कहा उसने कि किसी व्यक्ति पर सत्य लांछन लगाना ये मानहानि नहीं है, कंडीशनल है बात। इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड then the imputation which is true in nature, ठीक है ना, वो डिफेमेशन नहीं भी हो सकता है, बट कंडीशन लगी हुई है, इसका मतलब अशर्त नहीं है बात। इसका मतलब बात वही आ गई है कि सत्यम ब्रुवात लेकिन प्रियम ब्रुवात, और जो कड़वा सत्य है मत बोलिए, यद्यपि सत्य है फिर भी मत बोलिए, ठीक है। तो कहता है यदि वह लोक कल्याण के लिए हो, लोक कल्याण मीनिंग देयर बाय उस सत्य के उद्घाटन से लोक या लोक के किसी वर्ग की, यही तो लोक का अर्थ दिया है, उसका कल्याण होता हो। कल्याण होता हो मीनिंग देयर बाय किसी परेशानी का अंत होता हो, लोक या लोक के किसी वर्ग की उस सूचना में रुचि हो, जो सत्य लांछन आप प्रकाशित कर रहे हो उसमें उसकी रुचि हो और उससे उसका कुछ भला होता हो, या तो जनता का या जनता के किसी वर्ग का। कहता है लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए। लोक कल्याण में है लेकिन सबकी जानकारी में है, लोक कल्याण में है लेकिन सबकी जानकारी है, तो तुम क्यों लगा रहे, तुम काहे प्रकाशित कर रहे? दूसरी शर्त आ गई है, बड़ा कंडीशनल है मामला, अशर्त नहीं है बात। क्या कहता है? कहता है यदि वह लोक कल्याण के लिए हो कि वह लांछन लगाया जाए या प्रकाशित किया जाए, वह लोक कल्याण के लिए है या नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है। It will be decided in the light of evidence that it is beneficial for the public or the class of the public, ठीक है ना। It will be the question of fact and will be decided in the light of that evidence which will be led by the parties, ठीक है ना। तो सत्य बोलना भी या सत्य का लांछन लगाना भी सर्वदा आपको मानहानि से मुक्त करेगा, ऐसी बात नहीं है। और जब तक आप किताब को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको गलतफहमियां रहती हैं, और अक्सर आप सुन सकेंगे कि लोग कहते हैं कि सत्य कथन मानहानि नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सत्य कथन मानहानि नहीं है। सत्य कथन केवल तब मानहानि नहीं है जबकि वह लगाया जाए और प्रकाशित किया जाए इसलिए कि लोक कल्याण हो, और इट विल बी डिसाइडेड, ठीक है, ऑब्जेक्टिवली ये डिसाइड होगा, सब्जेक्टिवली नहीं।
कि आप मानते हैं कि वो लोक कल्याण के लिए आवश्यक है प्रकाशित होना, ये आपके दृष्टिकोण से डिसाइड नहीं होगा कि वो लोक कल्याण के लिए जरूरी है या नहीं। ये ऑब्जेक्टिवली सैद्धांतिक तौर पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वो लोक या लोक के किसी वर्ग के लिए कल्याणकारी है या नहीं। तो ये एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 1 की विशेषता इसमें यह भी है कि एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 सत्य कथन की बात करेंगे और शेष सारे एक्सेप्शन सद्भाव पूर्वक किए गए कथन की बात करेंगे, भले ही वो असत्य हो कैसा भी हो। यह भी एक विशेष अंतर है जो अपवादों के में आप देखेंगे, ठीक है ना। अपवाद 2 कहता है उसके लोक कृत्यों के निर्वहन में, लोक सेवक के आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहां तक उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। किसके? लोक सेवक जो लोक कृत्य कर रहा है, उस लोक कृत्य को करने में उसका जो आचरण है, ठीक है, उस आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में, जहां तक उसका शील आचरण से प्रकट होता हो। शर्तें हैं, बड़ी शर्तें हैं। कानून में कोई मामला अशर्त नहीं होता, ठीक है, बहुत शर्तें लगी हुई और उन शर्तों के साथ ही कानून को देखना पड़ता है। तो कह रहा है कि लोक सेवक इसके आचरण के विषय में या उसके शील के विषय में आप कोई राय सद्भाव पूर्वक प्रकट कर रहे हैं, यानी सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से। हमने कहा ना सत्य सापेक्ष है, आपको आपका सत्य दिखाई देता है, ठीक है ना। आपको जो दिखता है वही सत्य है, यह बिल्कुल नहीं है। आपको आपकी दुनिया दिखाई देती है, दुनिया ऐसी है बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। दुनिया तो किसी को बहुत सुंदर दिख सकती है और तुम्हें बदसूरत, तुम्हें भी एक समय सुंदर दिख सकती है, दूसरे क्षण बदसूरत। तो दुनिया तो नहीं बदल गई, तुम्हारी मानसिक दशा जरूर परिवर्तित हुई है। इसका मतलब तुम किसी भी क्षण जिस दुनिया को देख रहे हो वो तुम्हारी दुनिया है, दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देख रहे हो। अगर दुनिया में 1 अरब लोग हैं तो 1 अरब दुनिया है, एक दुनिया नहीं है। सबकी दुनिया अलग है, सबका संसार अलग है, ठीक है ना। और जो सत्य है वो सबके द्वारा देखा जा रहा है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सापेक्ष होकर चीजें प्रकट होती हैं, ठीक है ना। तो लोक सेवक का आचरण इनफैक्ट कैसा है यह हो सकता आपको दिखाई न दे, आप उतना ही देख सकते हो जितना देख पाना आपकी क्षमता और सीमा में है, और आपकी क्षमताओं और सीमाओं से ज्यादा आपसे अपेक्षा करना ये आपके प्रति अन्याय है, ठीक है ना। और कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता, इसलिए कानून को ईश्वर का प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं वादाना गोस्वामी जी का कि वो जो है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, ठीक है ना। तो कानून को ईश्वर इसीलिए कहा क्योंकि कानून आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। आप जो कुछ देख सकते हो अपनी सीमा भर देख सकते हो, अपनी कैपेसिटी में देख सकते हो,
तो लोक सेवक का जो आचरण है, आपने सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ देखा है। मीनिंग देर भाई अपनी क्षमता भर जो कुछ आप देख सकते थे वो आपने देखा, उससे ज्यादा देख पाना आपकी क्षमता में नहीं था। और आपने जो प्रकट किया वो आपका सत्य है, ठीक है ना। सद्भाव पूर्वक आपने जो प्रकट किया वो आपकी सीमा में जांचा गया, समझा गया, आपका सत्य है और आपने उसे प्रकट किया है। तो वो कुछ भी है, भले ही निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखे तो वो सत्य नहीं है, क्योंकि आपको दिखा नहीं है। जरूरी नहीं है जो कुछ है वो सब कुछ आपको दिख जाए, और अक्सर तो जो कुछ है वो आपको दिखता ही नहीं। आपको क्या अच्छों को नहीं दिखता, उसी को देखने की क्षमता को दिव्य दृष्टि कहते हैं। भाई जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु शुरू हो गई, ये कहां दिखता है? उस दिन तो बड़े कूचे, नाचे, गाए, जब मरे तो रोए। और जबकि हम हिंदू हैं, हम तो मेथोडोलॉजी पुनर्जन्म की मानते हैं, फिर जन्म होगा, फिर नाचेंगे, गाएंगे, ठीक है। तो अगर दृष्टि वैसी हो जाए तो जन्म के समय सुख नहीं होगा, मृत्यु के समय दुख नहीं होगा, ठीक है। और बस यही अवस्था तो हर कोई पा लेना चाहता है, ठीक है ना। तो जो कुछ आपको दिखा वो सत्य ही है, इसकी गारंटी नहीं। आप सब कुछ देख पाए इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपनी सीमा भर, अपनी क्षमता भर जो कुछ देखा वही कहा। इससे आपकी ईमानदारी ये तो परिलक्षित होती है, ठीक है ना। और इस ईमानदार आदमी को दंडित कर देना ये कानून का कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए वो कह रहा है कि लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, उसने लोक कृत्य किया है, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट का ताल्लुक सबसे है, इंडिविजुअल का ताल्लुक सबसे नहीं है। इसलिए सुविधा आपको इंडिविजुअल के संबंध में नहीं दी गई। उसके कार्यों का ताल्लुक आपसे ही नहीं है, उसके कार्यों का ताल्लुक तो उससे है, जो करेगा सो भरेगा। तुम काहे चिंता कर रहे हैं? जैसे कई लोग चिंता करते रहते कि हमारे नाम पर कोई पैसे ना ले ले। अरे ले ले, हमसे क्या मतलब है? हमारे नाम पर कोई पैसे ले लेगा तो क्या मेरी जेब में आ जाएंगे? क्या उसका पाप हमें लगेगा? अरे हमसे क्या लेना देना, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इंडिविजुअल अपने कृत्यों का स्वयं उत्तरदायी है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए उसके बारे में अगर आप कोई राय व्यक्त करेंगे तो फिर आवश्यक तौर पर वो सत्य भी होनी चाहिए, और उसका लोक कल्याण में, ठीक है, लोक कल्याण के हित में प्रकाशन जरूरी भी होना चाहिए, तभी आप बचेंगे। लेकिन चूंकि लोक सेवकों का ताल्लुक, उनके कार्यों का ताल्लुक आपसे है, सबसे, इसलिए उनके कृत्यों के संबंध में जो आचरण किया गया है उस आचरण के संबंध में आप कोई भी राय सद्भाव पूर्वक रखने को स्वतंत्र किए गए हैं। और इससे एक लाभ यह भी होता है कि यदि वाकई आचरण गलत है, आपने सही चीज देख ली है, तो आचरण को सुधारने में भी मदद मिलती है। तो उसके आचरण के संबंध में आपको कोई भी टिप्पणी करने का हक दिया गया, और यहां तक कि उसके शील के संबंध में भी, शील यानी उसका जो इंडिविजुअल स्वरूप है, उसका जो बौद्धिक स्वरूप है, ठीक है ना, वही शील कहलाता है व्यक्ति का, ठीक है। उसके संबंध में भी जहां तक उसका शील उसके आचरण से प्रकट हो रहा हो आपकी नजर में, क्योंकि आपकी नजर सही है ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपकी नजर अगर आपके दृष्टिकोण से ठीक है तो बस इतना पर्याप्त है समाज के विनियमन हेतु, ठीक है। तो अगर उसका शील जितना आचरण से प्रकट हो रहा है, यहां तक आपने उसकी शील के संबंध में भी कोई टिप्पणी कर दी कि बेईमान आदमी है। क्यों बेईमान है? क्योंकि इसने काम को इसी ढंग से किया, जबकि ऐसे से करता तो ज्यादा सुइटेबल होता है, इससे बेईमान आदमी, ठीक है ना। तो ऐसा भी अगर आप करते हैं
और आपने सिर्फ सद्भाव पूर्वक किया है, तो भी आप किसी मानहानि का गठन नहीं करते, आपको किसी मानहानि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ऑब्जेक्टिव परीक्षण इस बात का कैसे होगा कि आपने मानहानि की या नहीं, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से नहीं होगा, क्योंकि आपको तो आपका सत्य दिखाई दिया है। और आप झूठ भी बोल सकते हैं कि हमें यह सत्य दिखाई दिया था, ठीक है ना, इनफैक्ट आपको नहीं दिखाई दिया था और आपने ईर्ष्यावश टिप्पणी की है, तो भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण लगाया जाता है वहां पर भी। और वहां पर भी क्या होता है, कहते हैं, एक तो सबसे पहले लोक सेवक से अपेक्षा होती है कि इफ यू आर होल्डिंग द पब्लिक पोस्ट, तो आपको बहुत नाजुक नहीं होना चाहिए, बहुत नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम्मेदारी की पोस्ट संभालेंगे, इसका मतलब आप कुछ करने को बाध्य हैं। सरकार में कोई हो, वो कुछ करने के लिए सरकार में गया है, और अगर आप कुछ करेंगे तो आप उसे परफेक्टनेस के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ही सिर्फ परफेक्टनेस के साथ काम कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं। इसलिए आलोचना के लिए जगह छूटेगी। अब कितना भी परफेक्ट कर लें, आलोचना तो होगी, और ऐसा भी नहीं गलत होगी, सही होगी, क्योंकि परफेक्टनेस आ नहीं सकती। जब आ ही नहीं सकती तो अपने कहां से आएंगे। इसलिए सरकार के कार्यों की आलोचना तो हमेशा होगी, और जिसने कुछ किया ही नहीं उसकी आलोचना कैसे होगी। यही कहा जाता है कि अगर कुछ करोगे तो आलोचना का सामना तो करना होगा, क्योंकि आप भगवान नहीं हो सकते। केवल वही संपूर्ण परफेक्टनेस के साथ काम को कर सकते हैं, इसलिए आलोचना तो होनी है। तो इसलिए जो लोक सेवक है, इफ यू आर गोइंग टू होल्ड द पब्लिक पोस्ट, तो आपको बहुत नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। तो हो गई, वो आफ्टर इफेक्ट लोग करेंगे, लेकिन फिर भी आलोचना का भी एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है। जब भी इस अपवाद के आधार पर यह निर्णित करने की जरूरत होगी, इस अपवाद के आधार पर यह निर्णित करने का समय आएगा कि मानहानि हुई या नहीं हुई, तो जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लगेगा वो ये कि अगर इस लोक सेवक का प्रखर आलोचक होता, जो सबसे ज्यादा उसका कठोर आलोचक है, जैसे हम गांधी परिवार के, हम कठोर आलोचक हैं गांधी परिवार के, क्या तब वो आलोचक भी इन शब्दों का प्रयोग करता जो आपने किया? ठीक है, क्योंकि कठोरतम आलोचक हैं हम, लेकिन फिर भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हम उनके लिए नहीं करते। ठीक है ना, कहा भी जाता कि भाई ठीक है, लाख बुराई, लेकिन तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था, कम से कम ऐसे कैसे कह रहे हो, यह बात ठीक नहीं है। यह ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है ना, कि जो घोर कठोर आलोचक है उस पब्लिक सर्वेंट का, क्या वो इस भाषा का इस्तेमाल करता जैसा आपने किया? और अगर यह पाया जाएगा कि वो भी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर आप मानहानि के दोषी हैं। और अगर उसकी पब्लिक एक्टिविटी को छोड़कर उसकी जो घरेलू एक्टिविटीज हैं या ऐसी उसकी जो कार्यवाहियां हैं जिनका पब्लिक लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं, तो उनके विषय पर तो आप कुछ भी कहने के लिए अनुमित ही नहीं है। यद्यपि लोक सेवक अक्सर उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं वे बहुत बड़े मन के होते हैं, हम लोग बहुत छोटे मन के होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं नेताओं, आप नेता को बुलाते हैं और खूब बेइज्जत करते हैं। आप देखें किसी कवि सम्मेलन का उद्घाटन कर, और जबकि वो शराबी और कबाबी किस्म के कवि जो मंच पर बैठे होते हैं, ऐसे मार सिद्धांत की बातें कर रहे होते, जो
एक बोतल शराब पिए बिना मंच पर चढ़ना पसंद नहीं करते। हमने कवि सम्मेलन कराया है और बड़े बड़े कवियों को देखा है, नाम लेंगे नहीं क्योंकि कुछ तो ऊपर भी जा चुके हैं। एक बोतल शराब पिए बिना जो उस पर नहीं चढ़ते, और साथ में उनके एक एक कवियत्री आती हैं जिनके लिए वो पैसों की मांग करते हैं कि आपको इन्हें पढ़वाना ही होगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। और मजमा, वो भीड़ जो जुटी है वो तो उनके नाम पर जुटी है, तो उन्हें पढ़वाना ही पड़ेगा। ये आयोजकों के सामने मजबूरी होती है। और वो मार सच्चरित्रता की बातें करते हैं, बहुत बहुत बढ़िया कविता पढ़ते हैं और आप भी खूब तालियां बजाते हैं। तो जो कुछ, और नेताओं को बड़ा वो उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन वो नजरअंदाज कर देते हैं, कुछ नहीं कहते उस सारी चीज पर। तो ये उनका बड़प्पन है, और ये अपवाद संख्या 2 से शासित होता है। जो तीसरा अपवाद है, ये लगभग वही बात कह रहा है। वहां लोक सेवक इंडिविजुअल इसके आचरण के संबंध में, जब वो लोक कृत्य को करते समय कोई आचरण करेगा तो आचरण के संबंध में और उसका शील जो कि आचरण से प्रकट हो रहा है, उसका संबंध में कोई भी राय सद्भाव पूर्वक इसे अभिव्यक्त करना मानहानि की कोटि में नहीं है। अपवाद संख्या 3 कहता है कि जो लोक प्रश्न है, ठीक है, कहता है किसी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में और उसके शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे आगे, कोई राय चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। ये मामला थोड़ा तथ्यात्मक दृष्टिकोण से उलझा हुआ है, इसलिए इसको सुलझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिस्लेचर ने दृष्टांत ये दे रखा है। तो चूंकि दृष्टांत दे रखा है तो आपको उसी दृष्टि से इस अपवाद को देखना है, जिस दृष्टि से दृष्टांत देकर विधायिका आपसे इस अपवाद को देखने की अपेक्षा कर रही है। दृष्टांत आपकी दृष्टि को एक विशेष दिशा में मोड़ देने का प्रयास ही है, इसीलिए उसका नाम दृष्टांत है। कहता है किसी लोक प्रश्न पर सरकार को अर्जी देने में, किसी लोक प्रश्न के लिए सभा बुलाने के अपेक्षण पर हस्ताक्षर करने में, ऐसी सभा का प्रतिनिधित्व करने में या उसमें हाजिर होने में, किसी ऐसी समिति का गठन करने या उसमें सम्मिलित होने में जो लोक समर्थन आमंत्रित करती है, किसी ऐसे पद के किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मत देने में या उसके पक्ष में प्रचार करने में, जिसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन से लोक हितबद्ध है, या आचरण के विषय में का द्वारा कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। इन्होंने हिंदी में गलत लिख दिया, फिर इधर पढ़ना पड़ेगा। इट इज नॉट डिफेमेशन इन ए टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर द रिस्पेक्टिंग जज कंडक्ट इन पिटिशनिंग गवर्नमेंट ऑन ए पब्लिक क्वेश्चन, in signing a requisition for a meeting on a public question, in presiding or attending at such meeting, in forming or joining any society which invites the public support, in voting or canvassing for a particular candidate for any situation in the efficient discharge of the duties of which the public is interested. किसी लोक प्रश्न पर अगर किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए चुना जाना है, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल की बात हो रही, वहां पब्लिक सर्वेंट की थी। पब्लिक सर्वेंट का कृत्य आवश्यक रूप से लोग को प्रभावित करेगा, इंडिविजुअल का कृत्य आवश्यक रूप से लोक हित को प्रभावित करे जरूरी नहीं है। इंडिविजुअल का कृत्य या इंडिविजुअल का आचरण लोग को तभी प्रभावित करेगा जब इंडिविजुअल उस विषय से संबंधित आचरण करे जो विषय स्वयं लोक हित से संबद्ध है।
आप एक कॉलोनी में रहते हैं, एक वेलफेयर सोसाइटी का गठन होना है कॉलोनी के लिए। एक मिस्टर रहते हैं जो आपके दृष्टिकोण से अनैतिक जीवन जीते हैं, आपके दृष्टिकोण से, जरूरी नहीं है क्योंकि जो कुछ आपको दिख रहा है वो सत्य हो, जरूरी नहीं, ठीक है। लेकिन सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी से आप जितना जान पाए, ठीक है ना, क्योंकि सद्भाव पूर्वक उसने कहा है सत्यता आवश्यक नहीं है, ठीक है। पहले जो कुछ आपका जो अपवाद संख्या 1 थी और जो अपवाद संख्या 4 आएगी, दोनों में सत्यता जरूरी हो जाएगी। यहां सद्भाव है सिर्फ। प्रश्न चूंकि ऐसा है जिसमें लोक हितबद्ध है, और लोक हितबद्ध मीनिंग भाई जनता है, जनता का कोई भी वर्ग, एक कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं वो लोग के वर्ग ही हैं, और चूंकि लोग के क्लास ऑफ द पब्लिक हैं, दैट इज व्हाई दे विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक, ठीक है ना। तो लोग उसमें हितबद्ध है। कोई लोक प्रश्न जिसके उदाहरण में लोक हितबद्ध है, उस लोक प्रश्न के संबंध में, ठीक है, कोई व्यक्ति यदि कुछ आचरण करने वाला है तो उस व्यक्ति के संबंध में, उस व्यक्ति के आचरण के संबंध में या उस व्यक्ति के शील के संबंध में, जहां तक उसका शील उस आचरण से संबंधित होने वाला है, वहां तक कोई भी राय अभिव्यक्त करना यह मानहानि नहीं है, यदि वह सद्भाव से व्यक्त की गई। और मापदंड फिर वही रहेगा कि जो कुछ आपने कहा, क्या उसे उसी प्रकार से उसका प्रखर और कठोर आलोचक भी कहता, ठीक है ना। लेकिन ये तभी होगा जब आपका कथन सद्भाव पूर्वक हो किंतु असत्य हो। अगर सद्भाव पूर्वक है किंतु सत्य है, ठीक है, तब तो बात अलग हो गई। लेकिन सद्भाव पूर्वक है किंतु असत्य है, तब फिर आपको सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब ये दिखाई दे कि आपने जो शब्द चयन किया वो उसका कोई भी आलोचक करता ही, अगर यह दिखाई दिया कि उसका कठोरतम आलोचक भी उस शब्द चयन को नहीं चयनित करता, तो फिर अपमानहानि के दोषी हो भी सकते हैं, ठीक है। अब बात संख्या 4 देखें। कहता है किसी न्यायालय की कार्यवाही की या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के परिणाम की सारतः सही रिपोर्ट, एब्सोल्युटली सही हो नहीं, सारतः सही, सबस्टेंशियली सही होना चाहिए, सार की बातें उसमें सही होनी चाहिए, सारतः सही रिपोर्ट, एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि एब्सोल्युटली सही आ ही नहीं सकती। आप उतना ही प्रकाशित करेंगे जितना आपके ध्यान में रह जाएगा। अरे भाई, जितना ध्यान में रह जाएगा उतना ही तो प्रकाशित करोगे, ठीक है। लाइव रिकॉर्डिंग तो आज शुरू हुई, अभी भी कोर्ट की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई। रिपोर्ट ये तो सारता सही यही प्रकाशित हो सकती, जितना ध्यान रहेगा उतना ही प्रकाशित होगा। तो और न्यायालय के, ठीक है, न्यायालय की कार्यवाहियां और उनके जो परिणाम हैं उनके सारतः प्रकाशित होने में, सारतः सही प्रकाशित होने में जनता का हित है। इसलिए हमने आपसे कई बार चर्चा की कि कोई किसी पद पर जाएगा, रहेगा आदमी, देवता नहीं हो जाएगा, और अब मानवीय दोषों से युक्ति रहेगा, मानवीय दोषों तो मुक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए राग और द्वेष इससे मुक्त हो जाएगा, न्यायाधीश नियुक्त होते ही इसकी गारंटी नहीं है। और अगर उसकी कार्यवाहियों की, यानी न्यायालय की कार्यवाहियों की और न्यायालय की कार्यवाही जो चली उसके परिणाम की सारता सही रिपोर्ट जनता में जाएगी, ये डर ना हो, ठीक है, न्यायालय खुला ना हो सिर्फ, बस
तो न्यायालय को भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी, हालांकि अभी भी है, कोई ऐसा नहीं बोल रहा सच्चरित्र है, लेकिन जितने भी शुद्ध हैं उस शुद्धता के निर्धारण में, उस शुद्धता के कायम रहने में इस बात का बड़ा हाथ है, इस बात का बड़ा मूल्य और योगदान है कि न्यायालय खुले हैं और उन्हें मालूम है कि एक एक चीज सारता सही प्रकाशित होगी और सबको मालूम चलेगा। और आदमी जैसा है वैसा दिखना नहीं चाहता, ठीक है ना। इनफैक्ट तो आदमी बहुत कमीन है, लेकिन दिखना वो बहुत अच्छा चाहता है, ठीक है ना। जो आपका अहंकार है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक आक्रामक ईगोनेस हो सकती है और एक डिफेंसिव ईगोनेस हो सकती है, एक सुरक्षात्मक अहंकार हो सकता है। और ये सुरक्षात्मक अहंकार होता है ये बड़े धूर्त आदमी का होता है, और धूर्त आदमी समाज में नैतिक आदमी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये विनम्रता से बात करता है लेकिन विनम्र होता नहीं, ठीक है। बात विनम्रता से करता है, विनम्र बिल्कुल नहीं होता। इसी को आप नैतिक आदमी कहते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बात करता है, नमस्ते सर, ओह मॉर्निंग सर, ये आपको करता दिखाई देगा। ये बहुत घमंडी और बेहद नाटकबाज और बहुत ही श्रूड और धूर्त किस्म का आदमी होता है। दिखाता है विनम्र खुद को, और जरा सा उसका अपमान कर देखिए, अपमान भी मत करिए, थोड़ा ओवरलुक कर दीजिए, फिर इसका असली चेहरा तुरंत प्रकट होता है, ठीक है। और जो आक्रामक अहंकार है वो गाली देता दिखेगा और ये विनम्रता की भाषा बोलता दिखेगा, लेकिन दोनों ईगोइस्टिक। ऐसा नहीं है कि जो वाकई विनम्र है वो तो तुम तो मतलब भी नहीं रखेगा, अरे उसे क्या मतलब तुमसे, वो अपने में ही इतना प्रसन्न है, उसे तुमसे क्या लेना देना, तो कुछ करो, तुम उसे बोलो ना बोलो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो ईगोइस्ट है ये विनम्रता से तुमसे बात करेगा, तुमसे मित्रता की बात करेगा, तो आदमी बेहद कमीन है। और कानून की सारी कोशिश आपको नैतिक व्यक्ति बना देने की है। हमने कहा ना ये मिनिमम मोरालिटी की रक्षा करता है, मिनिमम नैतिक बनाने की कोशिश आपको करता है। और नैतिकता कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन समाज के विनियमन हेतु जरूरी है। नैतिकता अच्छी चीज नहीं है इस रूप में हम कह रहे हैं कि उससे आगे जाइए, ठीक है। इस रूप में अगर पशुता की स्थिति से देखेंगे तब तो नैतिकता बेहतर चीज है। आप कहां से देख रहे हैं, ठीक है ना, आप खड़े कहां हैं, कहां से आपकी दृष्टि पड़ रही है, महत्वपूर्ण ये है। आप ऊपर से देखें तो नैतिकता बुरी चीज है, नीचे से देखें तो नैतिकता अच्छी चीज है। लेकिन नैतिक हो जाना ये पर्याप्त नहीं है, ये यथेष्ट नहीं है, ठीक नहीं है। तो जो न्यायालय में बैठा है, न्यायिक कार्रवाइयां कर रहा है, ये है आदमी ही, और मिनिमम मोरालिटी ही हम सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी तो रूपांतरण और कायांतरण ये व्यक्ति को ही करना है अपना, वो तो कोई नहीं कर सकता। ट्रांसफॉर्मेशन अपना तो आप ही को करना है। हम आपको मिनिमम मोरल बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं, वही कानून कर रहा है कि न्यायालय के निर्णय और उनकी कार्रवाइयों का सारतः सही प्रकाशन ये मानहानि नहीं है, क्योंकि इसमें लोकहित इन्वॉल्व है। जिस दिन ऐसा होना बंद हो जाएगा उस दिन न्यायालयों के और अधिक भ्रष्ट होते देर नहीं लगेगी। इसलिए यह बात संख्या 4 रखा गया, 4 and 1। यहां सत्यता जरूरी है, बाकी जगह सत्यता उतनी आवश्यक नहीं है। 5वां कहता है, अच्छा स्पष्टीकरण कहता है, कोई मजिस्ट्रेट या अन्य ऑफिसर जो किसी न्यायालय में विचारणा से पूर्व की प्रारंभिक जांच खुले न्यायालय में कर रहा हो
उपरोक्त धारा के अर्थ के अंतर्गत न्यायालय है। यानी जिस समय वो कमिटल प्रोसीडिंग्स और ये सारी चीजें चल रही हो तो उस समय वो उसे न्यायालय ही माना जाएगा। यद्यपि कंटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस समय न्यायालय नहीं मानते, ठीक है ना, लेकिन यहां उसे न्यायालय ही माना है। कहता है अब बात एक्सेप्शन 5 कहता है किसी ऐसे मामले के गुण अवगुण के विषय में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, जो किसी न्यायालय द्वारा विनिश्चित हो चुका हो, या किसी ऐसे मामले के पक्षकार, साक्षी या अभिकर्ता के रूप में, किसी व्यक्ति के आचरण के विषय में, या ऐसे व्यक्ति के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील उस आचरण से प्रकट होता हो, न कि उससे उसके आगे कोई राय, चाहे वह कुछ भी हो, सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं है। यानी न्यायिक निर्णय ईश्वर के निर्णय नहीं मान लिए गए, जैसा स्वयं न्यायाधीशों को भी गलतफहमी है, ठीक है ना, जैसी गलतफहमी स्वयं न्यायाधीशों को भी है, लेकिन कहां, यही जो लोअर कोर्ट में बैठे इन्हें है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीशों को ये गलतफहमी तो नहीं है, लेकिन हां ये गलतफहमी मजबूरी में ही नहीं है, बाकी लगता उन्हें भी है कि हम देवतुल्य हैं, हम पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई बात है ना जो अभी हमने कही, आदमी बेहद कमीन है, दिखता अच्छा है, दिखाना अच्छा चाहता है, विनम्र कतई नहीं है लेकिन दिखाता विनम्र है, ठीक है, दिखता विनम्र है, यह दिखाना विनम्र चाहता है खुद को, तो वो भी खुश नहीं है इस बात से। लेकिन वही कि अगर खुशी, ठीक है, अप्रसन्नता, हम खुश नहीं हैं, ये दिखाया, तो जो इमेज बनी है हमारी देवताओं की, वो इमेज खंडित होती है। इसलिए वे ये मानने को राजी हैं कि उनके विनिश्चयों पर सद्भाव पूर्वक की गई टीका टिप्पणी ये मानहानि नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे किसी को पीट दिया आपने, फिर उससे क्षमा मांगते दिखते हैं, ठीक है, तो आप उससे क्षमा नहीं मांग रहे, क्योंकि अगर उससे क्षमा मांग रहे होते तो दोबारा जिंदगी में उसे तो छोड़ो, किसी अन्य को भी नहीं पीटते, क्योंकि आपको पता लग जाता कि काम गलत है, और इसे करने के बाद पश्चाताप होता है, मन परेशान होता है, और अंततः माफी मांगनी पड़ती है। तो इतनी कवायद की क्या जरूरत, इसे तो छोड़ो, किसी को नहीं पीटेंगे। लेकिन नहीं, अभी इसे पीटा, इससे क्षमा मांगी, फिर दूसरे को पीटा, उससे क्षमा मांगी, तो ये सीरीज ऑफ एक्ट क्यों है? आप किसी क्षमा नहीं मांगते, इनफैक्ट खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश है। जब आपने किसी को बिना बात पीट दिया तो आपके मन ने आपको गालियां देनी शुरू की, आप आत्मग्लानि में भरे, और उस आत्मग्लानि से मुक्त होने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि आदमी तो हम अच्छे ही हैं, वो तो इसने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इस वजह से इसे पीट दिया, और अच्छे ना होते तो माफी तो ना मांगी होती। तो ये जो माफी मांगना है, ये आत्मवंचना है, ये स्वयं को धोखा देना है, कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे बुरे कामों से रोज तौबा होती है, और रोज बुरे काम होते हैं। अगर एक बार ये पता लग गया, कहते हैं कि बच्चे का हाथ एक बार आग में दे दो, जिंदगी भर आग छुएगा नहीं, क्योंकि एक बार में ही पता लग गया कि जलाती है। तो अगर एक बार में ये पता लग गया होता ये बुरा है, तो फिर कर ही कैसे पाते हैं, दोबारा कर रहे हो, ये इस बात की सूचना है कि कुछ नहीं हुआ, खुद को ही बचा रहे थे। तो आदमी बेहद कमीन है, बस वो अच्छा दिखता है, और ये सब पर लागू है, हम पर भी लागू है, ठीक है ना, सब खुद को बचा रहे हैं, ठीक है, और है बेहद कमीन। तो उस कमीनगी का ख्याल, ठीक है ना, ये रखा गया है। कहता है कि न्यायालय का निर्णय अगर आ गया तो उसके गुणावगुण के विषय पर, मेरिट के विषय पर
ठीक है ना, न्यायाधीश के संबंध में नहीं, जो डिसाइड हुआ उसके संबंध में कि ये गलत डिसाइड हुआ। ये ऐसे भी डिसाइड हो सकता था, लेकिन सद्भावपूर्वक। और यहां भी आपकी जो शैली है उसको देखा जाएगा, किस ढंग से आपने अपनी राय प्रकट की है। क्योंकि राय प्रकट करना और निंदा करना दोनों बातें फर्क है। आपको राय प्रकट करने की इजाजत दी गई है, ठीक है ना, आपको गालियां बकने की इजाजत नहीं दी गई है। जो शब्द प्रयोग है, उस शब्द को उसी ढंग से देखना पड़ेगा जिस ढंग से वो जीवन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जिंदगी में उसे जिन स्थितियों को अर्थ देने के लिए उपयोग किया जाता, उन्हीं स्थितियों में आप उसका उपयोग करेंगे। आपको राय देने की सुविधा ये दी गई, गालियां देने की नहीं। इसलिए न्यायालय के निर्णय पर अगर आप कोई राय अभिव्यक्त कर रहे हैं तो राय होनी चाहिए, गालियां नहीं, ठीक है। और उस कार्यवाही में जो पक्षकार रहे हैं, उनके अभिकर्ता रहे हैं, उस मामले में जो साक्षी रहे हैं, उन सबके भी आचरण और शील के संबंध में, जहां तक उनका आचरण और शील उनके कृत्यों से प्रकट होता हो, वहां तक सद्भाव पूर्वक उसके बारे में कोई राय प्रकट करना ये मानहानि नहीं है। दृष्टांत उसने दे रखे हैं। कहता है मैं समझता हूं कि उस विचारण में या का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। वो जानता भी नहीं है या को, बस डिपोजिशन पढ़ रहा है, जो साक्ष्य है सिर्फ उसी को पढ़ रहा है, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। एक जगह कहता है ऐसा, एक जगह कहता है कि तमंचा था हाथ में, दूसरी जगह कहता है चाकू हाथ में था, तीसरी जगह कुछ कहता है, और चौथी जगह कुछ कहता है। तो इससे या तो मूर्ख है या बेईमान है, या तो इससे पैसे ले लिए अपने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने के संबंध में ताकि अभियुक्त बच सके, और या ये मूर्ख है, ठीक है ना। तो कहता है मूर्ख या बेईमान होना चाहिए। यदि का ऐसा सद्भाव पूर्वक कहता है तो वह इस अपवाद के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जो राय वह या के शील के संबंध में अभिव्यक्त करता है वह ऐसी है जैसे कि साक्षी के रूप में या के आचरण से, न कि उससे आगे प्रकट हो रही है। आगे कह रहा है, किंतु यदि का कहता है जो कुछ या ने उस विचारण में दृढ़ता पूर्वक कहा, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह सत्यवादिता से रहित व्यक्ति है। अब आप उसके संबंध में पर्सनल जानकारी, पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं कि मैं जानता हूं वो सत्यवादिता से परे व्यक्ति है, तो का इस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वह राय जो वह या के शील के संबंध में अभिव्यक्त करता है ऐसी राय है जो साक्षी के रूप में या के आचरण पर आधारित नहीं है, बल्कि उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उस पर उसके द्वारा की गई एक टिप्पणी है। इसलिए अब यह मसला मानहानि के अंतर्गत आता है, ठीक है। 6 कहता है किसी कृति के गुणावगुण के विषय में जिसको उसके कर्ता ने लोक के निर्णय के लिए रखा है, या उसके कर्ता के शील के विषय में, जहां तक कि उसका शील ऐसी कृति से प्रकट होता हो, न कि उसके आगे कोई राय सद्भाव पूर्वक अभिव्यक्त करना मानहानि नहीं। जब स्वयं तुमने अपनी कृति को लोक के निर्णय के लिए रख दिया, तो आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि लोक में सभी प्रकार के, सभी विचारधाराओं के, सभी बौद्धिक स्तरों के, सभी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोग होंगे, और जो कुछ आपने प्रकट किया है वो आपके मुताबिक बहुत उत्कृष्ट कोटि का हो सकता है, लेकिन वो सब कुछ आपके मुताबिक, हम पहले भी कह रहे हैं लगातार कि अगर 1 अरब लोग दुनिया में है तो 1 अरब दुनिया है,
सबका अपना संसार है, किसी एक का संसार दूसरे का संसार नहीं है, क्योंकि संसार की जानकारी आपकी सापेक्ष है। संसार की जानकारी आप अपनी इंद्रियों से ले रहे हैं, ठीक है ना, और वो इंद्रियां जैसी जानकारी आपको दे रही है, वैसा ही आप संसार के संबंध में विचार निर्मित कर रहे हैं। संसार वैसा है इसकी कोई गारंटी नहीं, और इस सत्य को ही कांट आदि ने अपने वक्तव्यों में अभिव्यक्त किया है। तो कहता है कि जब आपने कि अपनी किसी कृति को लोक के निर्णय के लिए सुरक्षित कर दिया, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोग उस कृति को देखकर उसके गुण, उसकी मेरिट पर, उसके गुण और दोष पर अपनी राय अभिव्यक्त करेंगे, और उनकी राय उस कृति के आधार पर आपके शील से भी संबंधित होगी। आपने कुछ लिखा, उन्होंने कहा आदमी अश्लील मालूम देता है, आपने कुछ लिखा, आदमी दूसरे चित्त का है। देखिए, कोई भी शायर, कोई भी लेखक, कोई भी कवि जो कुछ लिखता है उसके सामने तीन दृष्टिकोण होते हैं। एक तो वो जो कुछ लिख रहा है वो बिल्कुल सीधा सीधा जैसा आपको दिख रहा है वैसा, ठीक है, उसका एक अर्थ वो है जो सीधा सीधा शब्दों से निकल रहा है, और एक वो है उसका अर्थ वो जिस सराउंडिंग में है, ठीक है ना, उस सराउंडिंग को लक्ष्य करके, उस सराउंडिंग को वो अपने शब्दों में, अपनी कविता के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। और तीसरी उसकी जो चेतना है, वो जो कुछ अनुभव कर रही है, ठीक है ना, जो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है, उसको भी वो, ठीक है, अपनी शायरी में स्थान देता है, अपनी कविता में स्थान देता है। इसलिए वो कुछ कह रहा होता है, आपको कुछ समझ में आता है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन शायर को यह समझना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हरिवंश राय बच्चन है, उन्होंने मधुशाला लिखी, तो प्रकट शब्दों से देखें तो शराब की व्याख्या है, ठीक है, शराब की महिमा के गुणों का गान है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन जिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं, उसमें मधुशाला, भक्ति और प्रेम, उसकी बात वो कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आदमी की है, लेकिन ये मालूम होना चाहिए हरिवंश राय बच्चन को कि समाज में सब प्रकार के लोग हैं। एक शराबी कहेगा वाह कितनी बढ़िया बात लिख दी, इतने बढ़िया तर्क तो आज तक हम शराब के पक्ष में जुटा ही नहीं पाए जितने इन्होंने जुटा दिया। एक नैतिक व्यक्ति कह सकता है कि तो बहुत ही नीच आदमी है, शराब के पक्ष में इतने अच्छे तर्क दे रहा है। और कोई शराबी और इन दोनों व्यक्तियों से अलग ढंग का आदमी जब उसे देखेगा तो हरिवंश राय बच्चन की भी दृष्टिकोण से देख सकता है। तो जब आपने लोक कृति इसे रखा है लोक के निर्णय के लिए, तो फिर तैयार रहिए, ठीक है। लोग आपके शील का भी आकलन करेंगे आपकी कृति के आधार पर। हां, लोग को इतनी सुविधा नहीं दी जा सकती कि वो कुछ भी आकलन कर ले, लेकिन सद्भाव पूर्वक वो जो कुछ आकलन करेंगे उसके लिए उन्हें उत्तरदायी भी ठहराया नहीं जा सकता। इसलिए ये अपवाद बताया है, और उन्होंने, ठीक है, ये कहा कि कोई लोक कृति जब निर्णय के लिए रख दी जाएगी तब स्थिति ये रहेगी। शेष दृष्टांत आप देख लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इसे आज हम कंप्लीट कर दें। दृष्टांतों में हम पढ़े तो फिर मामला बढ़ेगा, इसलिए दृष्टांत आप पढ़ लेंगे अपने आप, और पढ़ जरूर लेंगे क्योंकि ये रखे मिलेंगे, ठीक है ना। अपवाद साफ कहता है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा प्राधिकार रखता है जो या तो विधि द्वारा प्रदत्त है या उस अन्य व्यक्ति के साथ की गई किसी विधिपूर्ण संविदा से उद्भूत है।
ऐसे विषयों से जिससे कि ऐसा विधिपूर्ण प्राधिकार संबंधित हो, उस अन्य व्यक्ति के आचरण की सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा मानहानि नहीं है। अब यहां निंदा करने की छूट आपको मिली है, अभी तक निंदा करने की छूट नहीं मिली थी, पहली बार निंदा करने की छूट मिली है। लेकिन किसको? जो दूसरे पर प्राधिकार रखता है और किस संबंध में निंदा करने का हक उसे मिला है, केवल उस संबंध में जिससे प्राधिकार संबंधित है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर विधिपूर्ण संविदा दो व्यक्तियों के बीच है तो संविदा जिस विषय से संबंधित है, ठीक है, उस विषय के संबंध में व्यक्ति का जो आचरण है उसके संबंध में निंदा करने का हक संविदा के दूसरे पक्षकार या पर्सन ऑफ अथॉरिटी को मिला है। आप बीएस हैं, एक प्राइमरी एजुकेशन के टीचर पर आपका प्राधिकार है, लेकिन उसके संपूर्ण जीवन पर प्राधिकार नहीं है, उसकी समस्त कार्रवाइयों पर प्राधिकार नहीं है, उसके शैक्षिक कृत्यों तक आपका यह प्राधिकार संबंधित है। तो शैक्षिक कृत्यों तक आप उसकी परिनिंदा कर सकते हैं कि भाई तुम रोज लेट आते हो, बहुत आलसी किस्म के आदमी हो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच संविदा है, नियोजन की संविदा है, मालिक नौकर की संविदा है। मालिक नौकर की आलोचना कर सकता है, परिनिंदा कर सकता है। ठीक है। और आपका क्या कहा उन्होंने? सद्भावपूर्वक, सम्यक सतर्कता और सम्यक सावधानी के साथ, ऐसी निंदा नहीं जो व्यक्ति को हर्ट कर जाए। कहते हैं ना कि तुमने तो हर्ट किया है, निंदा भी ऐसी होनी चाहिए हर्ट न करे, लेकिन निंदा है, और निंदा आवश्यक रूप से सत्य हो ऐसा भी जरूरी नहीं। कहते बहुत ही बदतमीज किस्म के आदमी हो, तो बहुत ही बदतमीज नहीं है वो। अभी आके उसने तुम्हें नमस्ते की थी, इतनी तमीज है उसे, मेज के ऊपर नहीं बैठ गया, कुर्सी पे ही बैठा, इतनी भी तमीज है उसे, तो बहुत ही बदतमीज नहीं है। बहुत ही बदतमीज तो तब होता जब सिर पे जूते रख के और मेज पे बैठ जाता, तब होता बहुत ही बदतमीज। लेकिन कहते हो, ठीक है ना। लेकिन ये सद्भावपूर्वक की गई परिनिंदा है और ये मानहानि के क्षेत्र में नहीं आती है। लेकिन जरूरी यह है कि पर्सन ऑफ अथॉरिटी हो या नियोजन की विधिपूर्ण संविदा अस्तित्व में हो, और निंदा उस विषय से संबंधित हो जिसका संबंध अथॉरिटी से है या संविदा से। अब बात संख्या 8 क्या कहता है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग ऐसे व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक लगाना जो उस व्यक्ति के ऊपर अभियोग की विषय वस्तु के संबंध में विधिपूर्ण प्राधिकार रखते हो, मानहानि नहीं है। ये बात अभी हमें यूजीसी के विनियम के चक्कर में बहुत वकीलों को समझाना बड़ा हमारे लिए दिक्कतजनक हो गया। हमने कहा झूठी एफआईआर पर किसी को सजा नहीं होती, झूठी एफआईआर लिखाने पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो कहे है तो आईपीसी में मिथ्या साक्ष्य देने पर, और आप लोगों को खूब बताया गया कि मिथ्या साक्ष्य देने पर तब कार्रवाई होगी आपके खिलाफ जब बिल्कुल निराधार आपने अभियोग लगाया हो, आपको सत्य प्रतीत होता था, इनफैक्ट सत्य नहीं था। आपको सत्य प्रतीत होता था, इनफैक्ट सत्य नहीं था, क्योंकि सत्य तो सापेक्ष आपको अनुभव होगा, जरूरी नहीं है जो हो वो अनुभव हो जाए। तो जो आपने जाना उसका अभियोग आपने लगाया, यद्यपि वो मिथ्या था, कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है। लेकिन ये बात वकीलों को समझा पाना, हमारे तो सिर पे दर्द होने लगा, अंततः हम नहीं समझा पाए। तो हम समझ गए कि समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आवश्यकता ही नहीं है। वही वो यहां कह रहा है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोग सद्भाव पूर्वक लगाना, असत्य हो सकता है, असत्य हो सकता है, लगा कहां रहे आप, ये ठीक है महत्व की बात है। उन व्यक्तियों के समक्ष जिन्हें उस संबंध में कार्रवाई करने का हक है, उनके सामने तो लगाएंगे। सद्भाव पूर्वक लगाया, सद्भाव पूर्वक नहीं, सम्यक सतर्कता, सम्यक सावधानी इसके साथ लगाया, भले ही वो असत्य है, हमें नहीं जानकारी, और लगा तो उन व्यक्तियों के समक्ष अभियोग लगाने की सुविधा तो हमें इसीलिए दी गई कि वे अपने को उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से मेरे द्वारा दी गई संसूचना की जांच करेंगे और उसके बाद विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसीलिए एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन है।
परिवाद के बाद जांच है। आप अब योग लगाने से ही रोक देंगे तो फिर कैसे चलेगा? और अगर आप सिर्फ मिथ्या अभियोग लगाने पे ही कार्यवाही कर देंगे तो जो अपराध हैं इनके बारे में बहुत कम अपराध ऐसे होंगे जिनके बारे में व्यक्ति 100% जानता होगा कि हुआ, सूचना देने वाला। ऐसे भी अपराध हो सकते हैं जिनके बारे में सूचना देने वाले का सिर्फ विश्वास हो कि यह हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हुआ हो और ना हुआ हो। तो अगर आप मिथ्या सूचना पर ही प्रतिबंध लगाएंगे तो असल सूचना देने वाला भी डरने लगेगा। उसे यह लगेगा कि 1% किन्हीं कारणों से मेरी सूचना की सत्यता, यद्यपि यह सत्य है लेकिन सत्य न साबित हुई, तो मेरा क्या होगा? और वो स्थिति समाज के लिए अधिक हानिकर होगी उस स्थिति की तुलना में जब किसी के विरुद्ध मिथ्या अभियोग लगा दिया जाए। क्योंकि मिथ्या अभियोग लगाने पर इस बात की संभावना है कि यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पकड़ जाएगा मामला कि मिथ्या है और छूट जाएगा। लेकिन असली अपराधी एक बार बच गया तो समाज का ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत बढ़ेगी, वो और गंभीर अपराध करेगा। इसलिए कहता है कि सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना यह मानहानि नहीं है। दृष्टांत आप देख लीजिएगा। अपवाद 9 कहता है किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक कल्याण के लिए वह लांछन सद्भाव पूर्वक लगाया गया हो। यानी यह व्यक्ति जो लांछन लगा रहा है, ठीक है, और जिसके समक्ष लगा रहा है, यानी लांछन लगाने वाले और जिसके समक्ष लांछन प्रकाशित हो रहा है, यानी लगाया जा रहा है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच एक संबंध होना चाहिए। ये लांछन लगाने वाला है उस व्यक्ति में हित रखता हो जिसके समक्ष लांछन लगा रहा है या प्रकाशित कर रहा है, और ये इसीलिए लांछन को लगा रहा है या प्रकाशित कर रहा है ताकि उस व्यक्ति का जो हित लांछन लगाने वाले में है वो सुरक्षित बना रहे, इसलिए लगा रहा है। क्योंकि ये व्यक्ति एक जिम्मेदारी के बोध से युक्त हो रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि जो हम पे ही आश्रित है, जिसके हित की संरक्षा में हम हितबद्ध हैं, जिसके हित की रक्षा का भार हम पर है, उसके हित की रक्षा नहीं हो पाएगी यदि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध हमने ये लांछन प्रकाशित नहीं किया, इसको बताया नहीं। और सद्भाव पूर्वक वो सोचता है, यानी उसकी अपनी दृष्टि में लांछन सत्य भी है, तो ऐसे लांछन को लगाने की भले ही फिर वो असत्य निकले, सुविधा कानून दे रहा है। और आपका अपवाद संख्या 9 में कह रहा है किसी अन्य के शील पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, परंतु ये तब जबकि उसे लगाने वाले व्यक्ति के या किसी अन्य व्यक्ति के हित की संरक्षा के लिए या लोक के कल्याण के लिए, चाहे आप अपने हित की रक्षा के लिए, चाहे किसी अन्य व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए, और चाहे लोक कल्याण की रक्षा के लिए आवश्यक समझते हैं कि किसी व्यक्ति के शील पर लांछन लगाया जाए, तो यदि वो सद्भाव पूर्वक आप लगा रहे हैं तो ये मानहानि नहीं है। आपका दृष्टांत 1 देख लेंगे तो आ जाएगी बात। कहता का एक दुकानदार है जो उसके कारोबार का प्रबंध करता है, वह खा से जो उसका मैनेजर है, का दुकानदार है, वो कहता है या को कुछ मत बेचना जब तक कि वह तुम्हें नकद धन न दे दे, क्योंकि उसकी ईमानदारी के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं है। तो अपने हित की रक्षा वो कर रहा है, अपने मैनेजर को संसूचित करके या के शील के संबंध में, और वो जो संसूचना है वो लांछन की सूरत में है। यह भी हो सकता है कि सत्य न हो, ठीक है, या का पैसे देने का हमेशा मन रहा हो, लेकिन विवशतावश, मजबूरीवश, क्योंकि बेईमानी मन का भाव है, ठीक है ना, यह आवश्यकता जनित नहीं है। पैसे न दे पाना यह आवश्यकता जनित भी हो सकता है। बेईमानी और ईमानदारी ये मन के भाव, तो यह असत्य भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो अपने हित की रक्षा के लिए ऐसा कह रहा है तो ये मानहानि की कोर्ट में नहीं आता यदि सद्भाव पूर्वक ऐसा कह रहा है। अगला दृष्टांत आप देख लेंगे। अपवाद संख्या 10 कहता है एक व्यक्ति
को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव पूर्वक सावधान करना मानहानि नहीं है, परंतु यह तब जबकि ऐसी सावधानी उस व्यक्ति के भलाई के लिए है जिससे वह दी गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति की भलाई के लिए जिससे वह व्यक्ति हितबद्ध है, या लोक कल्याण के लिए आश्रयित हो। लगभग वही बात, ठीक है ना। जैसा यहां है वहां क्या कह रहा, ठीक है, वहां लांछन लगा रहा है, बस फर्क 9 और 10 में जो आ रहा है, वहां लांछन लगा रहा है लेकिन सद्भाव पूर्वक लगा रहा है। और यहां क्या कर रहा है, सावधान कर रहा है, सावधान कर रहा है, ठीक है, बस इतना ही है। वहां लांछन लगा रहा है, सद्भाव पूर्वक लगा रहा है। उसकी राय अच्छी नहीं है उसकी ईमानदारी के बारे में, वो ईमानदार हो भी सकता है लेकिन उसकी राय अच्छी नहीं है, चूंकि वो संदेह में है, संदेह में है, इसलिए सावधान करना कि मेरे हित की रक्षा की भैया यही ठीक है, इनसे दूर रहो, इनके हम हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जिनके तुम हाथ जोड़ रहे हो वो ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी राय ये है। और यहां लगभग आप सत्यता जानते हैं, ठीक है ना, आपकी राय किसी जानकारी पर आधारित है, इसे आप सावधान कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरे व्यक्तियों को, चाहे लोग को, चाहे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें आप हितबद्ध हैं, आदि आदि, ठीक है ना। कहता जो कोई किसी व्यक्ति की मानहानि करेगा वो सादा कारावास से, जो पहले 500, 501 आदि थे, ठीक है, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंड या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। सामुदायिक सेवा नहीं आ गई इसमें, ठीक है। जो कोई किसी बात को ये जानते हुए, विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, ये 502 थी, पहले 502 थी ना, 501 ऊपर वाली 500 और 499 वो थी, ठीक है, या उत्कीर्ण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में लिखित आप ला रहे हो तो इतनी सजा उन्होंने 2 साल की कर दी, यह जुर्माने से दोनों, लेकिन बराबर ही है। अच्छा, यहां तो बोले गए पढ़े जाने के लिए आश्रित आदि सब बराबर ही है। जो कोई किसी मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को जिसमें मानहानिकारक विषय अंतर्विष्ट है, ये जानते हुए उसमें ऐसा विषय अंतर्विष्ट है, बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा, वह सादा कारावास है जिसके अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। यह मानहानि समाप्त। अब 358 देख लें, क्योंकि मालूम पड़ेगा इसी से कुछ पूछ दिया और आपके, ठीक है, सब मामला गड़बड़ हो गया। कहता है भारतीय दंड संहिता का तद द्वारा निरसन किया जाता है, निरसन कर दिया, लेकिन सबसेक्शन 2 पर में कह रहा है उपधारा 1 द्वारा निर्दिष्ट संहिता का निरसन होने पर भी निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। संहिता के अधीन पहले ही कोई बात की जा चुकी है, यानी किसी दंड मिल चुका है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा निरसन का, ठीक है। इस संहिता के लागू होने से पहले आपने कुछ कर दिया जिसके कारण आपके ऊपर कोई अधिकार, दायित्व, निर्योग्यता, योग्यता अधिरोपित होनी चाहिए, तो उसके उत्पन्न होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई शास्ति समर्पण या दंड आपको मिल चुका है, उस पर कोई प्रभाव नहीं। यानी कुल मिलाकर इस जो आईपीसी का निरसन है, ठीक है, वो आपका कितना को लागू हुई, 24 जुलाई 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से पहले आईपीसी के अंतर्गत जो कुछ हुआ, ये जितने अपराध हुए उनका विचारण आईपीसी के अंतर्गत ही होता रहेगा, क्योंकि आईपीसी के निरसन का उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तो वो चलता रहेगा। और सबसेक्शन 3 कहता है ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संहिता के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस संहिता के तटस्थ स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी, ठीक है ना। कहता है कि तटस्थ स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझ ली जाएगी, ठीक है। आप ऐसे मान लेंगे मानो आज भी वो उपबंध मौजूद है, इन तटस्थ स्थानीय उपबंधों के अधीन हुई समझी जाएगी। निरसन के प्रभाव के संबंध में उपधारा 2 में विशिष्ट मामलों का उल्लेख सामान्य खंड अधिनियम, ठीक है, अपने आप देख लीजिएगा। तो ये आईपीसी खत्म। कल देखेंगे, हम लोग देखेंगे तो पुलिस रेगुलेशन पर बात करेंगे।